नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल खुद कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी ऑफिस में भी कार्यक्रम हुआ और सरकार की ओर से स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ भी हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कार्यक्रम भी हुआ। उनके सुशासन को लेकर, विरोधियों के दिल जीतने को लेकर, देश की अखंडता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को लेकर और देश को संस्कृति के विचार से जोड़ने के उनके काम को लेकर भजनलाल शर्मा ने चर्चा भी की। ऐसे तो पूरे प्रदेश में ही जगह जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। जो लोग भाजपा विचारधारा से जुड़े हुए हैं, चाहे पार्टी के सदस्य हैं या नहीं है, उन सब ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। राष्ट्रीय स्तर पर तो हुआ ही, लेकिन प्रदेश में खासतौर पर हर कस्बे में, हर जिले में ये आयोजन हुआ। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कहा अटल जी को याद करते हुए, नमन करते हुए, स्मरण करते हुए। आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन तमाम हमारे जो गरीब कल्याण के कार्य हैं, जो हमारे लगातार गरीब कल्याण के कार्य हमारे चल रहे हैं, मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना और माननीय अटल जी का वो सपना, उसको पूरा करने के लिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम इस शिविरों के माध्यम से, हमारी जो यात्रा संकल्प यात्रा, इसके माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारी संकल्प यात्रा है, इस संकल्प यात्रा के माध्यम से हमारे गांव गरीब की जो योजना है, उन योजनाओं का आंकलन भी हमें करना है। आज भरतपुर के महाराजा रहे महाराजा सूरजमल, उनके 260वें बलिदान दिवस का भी आयोजन हुआ। राजधानी जयपुर में समुराई पीकॉक गार्डन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद थे। महाराजा सूरजमल खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के जाट समुदाय के आराध्य देव की तरह हैं। उनको नाम लेकर जाट समुदाय रोमांचित होता है, अभिभूत होता है और गौरव से भर जाता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भरतपुर क्षेत्र से ही आते हैं। भले चुने गए जयपुर से हो, सांगानेर से, लेकिन मूलतः भरतपुर के निवासी हैं। और महाराजा सूरजमल के इस बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए उन्होंने और प्रेमचंद बैरवा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। महाराजा सूरजमल का जब हम नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर एक स्फूर्ति पैदा होती है, क्योंकि महाराजा सूरजमल वो नाम है दुनिया के अंदर अगर अजय कोई दुर्ग है तो वो लोहागढ़ दुर्ग है। उसमें भी मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों कि आपने देखा होगा मुगल सल्तनत के अंदर अगर सबसे नजदीक कोई राजा रहता था तो वो महाराजा सूरजमल थे, क्योंकि फतेहपुर सीकरी भरतपुर से मात्र 22 किलोमीटर है, आगरा 50 किलोमीटर है, लेकिन कभी भी भरतपुर की तरफ देखने की और आंख उठाने की कभी उस सल्तनत की हिम्मत नहीं हुई। ये महाराजा सूरजमल का लोहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन के लिए, महाराजा सूरजमल ने इस धरती पर काम किया। काम ही नहीं किया, जो कमजोर राजा थे
उनकी मदद करने का भी काम महाराजा सूरजमल ने किया। कि हमारे महाराजा सूरजमल जी जैसे काम किया कि उन्होंने हमारे हिंदुओं के रक्षक और धर्म परिवर्तन जिसको रोकने का काम किया, हमारे आदर्श जिन्होंने हमेशा समाज उत्थान के लिए, जिनको जाटों का प्लेटो बोला जाता है, निश्चित रूप से ऐसे हमारे आदरणीय जिनके हम आदर्शों को हमारी समाज में एक ही समाज के नहीं, वो प्रत्येक हिंदू समाज के लिए हमारी समाज को उत्थान का काम किया था। ऐसे समय में मैं आदरणीय हमारे माननीय सांवरलाल जी जाट साहब को भी याद करना चाहूंगा, हमारे माननीय दिगंबर सिंह जी को याद करना चाहूंगा कि उन्होंने इनके आदर्शों को सर्व समाज में प्रसारित करके समाज का उत्थान के लिए काम किया था। आज सुशासन दिवस के दिन मुख्यमंत्री भजनलाल राजस्थान के ही नहीं उत्तर भारत के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एसएमएस अस्पताल गए। उन्होंने औचक निरीक्षण किया, वार्ड में गए, मरीजों की कुशलक्षेम पूछी, उनकी समस्याएं पूछी, हालचाल जाने, अस्पताल का प्रशासन कैसे काम कर रहा है, अस्पताल में सफाई की क्या व्यवस्था है, दवा कैसे दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, आदि आदि खुद भजनलाल ने वार्ड में जा कर के पूछा। और मुख्यमंत्री के वहाँ पहुँचने से हड़कंप सा मच गया। जो दो डॉक्टर उस वक्त के लिए तैनात थे इंचार्ज के रूप में, वो दोनों नहीं मिले। 3 नर्सिंग कर्मी नहीं मिले, जिनको बाद में सस्पेंड कर दिया गया। भजनलाल ने जगह जगह गंदगी देखी, गंदा पानी भरा हुआ देखा एसएमएस अस्पताल में। डॉक्टर अनिल दुबे उप अधीक्षक वहाँ थे, डॉक्टर जगदीश मोदी जो इमरजेंसी के इंचार्ज है वो वहाँ थे। उन्होंने काफ़ी भरसक प्रयास किया समझाने का, बताने का। बाद में डॉक्टर अचल शर्मा ने उनको समझाने की और बताने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल ने स्पष्ट कहा कि योजना बनाओ और ये गंदगी को ख़त्म करो। ये गंदा पानी का भराव नहीं होना चाहिए और गंदगी का ढेर नहीं होना चाहिए अस्पताल में। ये कलंक है अस्पताल के नाम पर। और इसको देख करके उन्होंने काफ़ी सवाल खड़े किए। ये निरीक्षण वास्तव में ऐसा था कि लोग हक्के बक्के रह गए, और मैं समझता हूँ प्रशासन को भी शायद पहले से पता नहीं था। इस निरीक्षण के बाद मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री ने थोड़े से दिन हुए काम संभाला है, लेकिन आज के उनके इस कार्य से प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में, खासतौर पर अस्पतालों में तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत जगह जागरूकता आएगी, लोग चैतन्य होंगे। और जो लोग ये समझ रहे थे कि सरकार अभी तो बदली है, आगे आगे देखिए होता है क्या, तो वो देखने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आज के इस उनके दौरे के बाद जो मैसेज गया है, जो संदेश गया है सरकार का, वो काफ़ी सकारात्मक होगा। और ये कैसा खाना बन रहा है मरीजों के लिए, किस तरह बन रहा है, कैसे दवा दी जा रही है, एक एक चीज़ को उन्होंने देखा। ये देखते रहिए, जो भी एसएमएस अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ने देखा दाल में दाल है कि नहीं, आलू की सब्ज़ी में आलू है कि नहीं, सब उन्होंने खुद ने देखा निकाल के। और ढोल की कोई पोल हो तो पता लगे, ये कोशिश भी उन्होंने की। मुख्यमंत्री ही इस वक्त, चूंकि विभागों का वितरण भी नहीं हुआ दोनों उप मुख्यमंत्री के बीच में, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना बाकी है, इसलिए एक तरह से सब कुछ मुख्यमंत्री ही हैं इस वक्त। इसलिए उन्होंने जाकर के आज ये पहल की है और सबसे बड़े अस्पताल में पहल की है। उनकी इस दौरे से मरीजों को भी एक हौसला मिला है, क्योंकि चिरंजीवी योजना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि स्वास्थ्य की अब कैसे रक्षा होगी, गहलोत सरकार चलेगी तो स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्थाएं होंगी प्रदेश में। तो वो एक भरोसा भी आज की इस उनके दौरे से कायम होगा, मैं समझता हूँ। लोग बता रहे हैं, डॉक्टर बता रही हैं क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कमियां हैं, क्या इम्प्रूवमेंट किया जाना है। और खुद भजनलाल ने कहा उनसे कि आप योजना बना करके मेरे सामने आइए, मेरे सामने लेकर आइए, हम चीज़ों को ठीक करेंगे। आज एक और नई बात हुई।
मुख्यमंत्री भजनलाल एक सामान्य कार्यकर्ता के घर पहुंचे और उसके घर पहुंचकर भोजन किया। दाल रोटी, मैं समझता हूँ शायद बाजरे की रोटी रही होगी, और उन्होंने खाना भी खाया, खाट पे बैठ के घर वालों से बातचीत भी की, हालचाल जाने, फ़ोटो खिंचवाया और पार्टी के बारे में, पार्टी गतिविधियों के बारे में, संगठन के बारे में जो लोग वहाँ उनसे मिलने पहुँचे उनसे बातचीत भी की उन्होंने, और थोड़ी बहुत जानकारियाँ भी दी। जिनके घर गए थे वो अभिभूत थे। मुख्यमंत्री हमारे घर आए, कि टिफिन से खाना खा रहे हैं और साथ में और लोग भी हैं उनके। ये आज का दिन उन्होंने विशेष तौर पर अटल जी के जन्म जयंती का दिन चुना, और जो समरसता का संदेश अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था राजनीति में, और गरीब आदमी के पास जाकर उसकी मदद करने का, उसकी आंसू पहुंचने का, मैं समझता हूं आज के दिन उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने काम किया। अब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मैंने जैसा पहले कहा था कि राजस्थान में भी विस्तार होगा। अब माना जा रहा है 27 तारीख को, यानी आज 25 को होना था, पर बाद में ये सेकंड थॉट आया है कि 25 को जैसे शपथ एक एक स्टेट में हुई, ऐसे ही उसी क्रम में एक एक स्टेट में अलग अलग मंत्रिमंडल का विस्तार हो। आज मध्य प्रदेश का हो गया, कल शायद छत्तीसगढ़ का हो सकता है, और परसों यानी 27 दिसंबर को राजस्थान का मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित है, प्रस्तावित भी कह सकता हूँ मैं उसको। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तैयारियां शुरू हो गई है राजभवन में, संदेश मिल गया है कि तैयारी रखिए, कभी भी विस्तार हो सकता है। 27 दिसंबर को शाम 4 बजे मेरा अनुमान है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 16 मंत्री शपथ लेंगे। इनमें 6 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, 6 राज्य मंत्री हो सकते हैं, 4 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है, या थोड़ा बहुत संदेश भी हमारे पास है। कुल 16 मंत्री शपथ लेंगे। इसमें नए और पुराने का सम्मिश्रण होगा, और जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो काफ़ी अनुभवी लोग होंगे, क्योंकि सरकार को न केवल जातीय समीकरण और भौगोलिक समन्वय देखना है, बल्कि सरकार को परफॉर्म करना है, गवर्नेंस दिखानी है। और लोकसभा चुनाव सामने है, तो अगले 4 महीने में हो सकता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं लोकसभा चुनाव राम मंदिर के बाद 1 महीने में हो जाए, ऐसी बहुत जोरों से चर्चा चल रही है। पर हम माने अप्रैल में ही, मई में होते हैं, तो भी 3-4 महीने का समय बहुत बड़ा समय नहीं होता। सरकार को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, गवर्नेंस दिखानी पड़ेगी। इसके लिए कम से कम 6 अनुभवी लोग जो 2 बार या 2 बार से ज़्यादा बार जीत कर आए हैं, इनमें केवललाल मीणा का नाम, जोगेश्वर गर्ग का नाम, मदन दिलावर के नाम मुख्य तौर पर लिए जा रहे हैं। अब हम कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसे नाम भी हो सकते हैं जिनसे आप चौंक जाएं। इतना जरूर है, एक भगवा चेहरा जरूर होगा, चाहे प्रतापपुरी हो महंत और चाहे महंत बालकनाथ हो, एक भगवा चेहरा मंत्रिमंडल जरूर हो, ऐसा मेरा अनुमान है। और प्रतापपुरी को लेकर इसलिए ज़्यादा माना जा सकता है कि उन्होंने साले मोहम्मद को हराया है गाजी फकीर के परिवार से, और वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है वो कॉन्स्टिट्यूंसी, इसलिए वहाँ हिंदुत्व का संदेश देना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि तिजारा में भी है, बालकनाथ जहाँ से लड़े हैं और जीते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर हिंदुत्व की अलग जगाने वाले महंत प्रतापपुरी को मौका मिलेगा, ऐसी संभावना मुझे ज़्यादा लगती है। एक भगवा फेस जरूर होगा, 2 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सनातन पर और भगवा पर चुनाव होना है अगला, लेकिन एक चेहरा जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो 27 दिसंबर शाम को 4 बजे तक का इंतजार मान के चलता हूँ मैं, और उस दिन, उस समय हो सकता है दिन में भी हो जाए जल्दी, लेकिन 27 दिसंबर को होगा चुनाव, ये विस्तार, ऐसा मेरा अनुमान है।